अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले व्यूअर्स वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को स्क्रीन थोड़ी ब्लर नज़र आ रही हो या आपको क्वालिटी अपने लेक्चर की सही से नज़र ना आ रही हो तो आप क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन से, अपने फ़ोन की स्क्रीन से आप क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। और क्वालिटी इंक्रीज़ करने का तरीका मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट क्वालिटी सेट हुई हुई है उससे उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। अपनी क्वालिटी 480 पे रख के लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आएगी। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा आज का डिस्क्राइब आईओ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की हमारे पास आईओ यूनिट क्या है, ये चीज़ आज हमने देखनी है। तो आपको पता है कि आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ये चीज़ आज हमें देखनी है। द इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। के सिस्टम में, कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट यूनिट लगा है, इंस्टॉल्ड है, वो बहुत ही अहम हिस्सा है। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जैसे बाकी कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह आईओ कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आईओ यूनिट? जैसे अब आप इसे रीड करेंगे, इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट वर्किंग ये परफॉर्म करता है, कितना इम्पॉर्टेंट टास्क ये परफॉर्म करता है हमारे पास। और सिस्टम में बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं डेली लाइफ में। आप भी देखते हैं कि हमारा कीबोर्ड भी अटैच होता है हमारे सिस्टम से, माउस भी अटैच होता है, मॉनिटर्स भी अटैच होते हैं, हमारे प्रिंटर्स भी अटैच होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं एक सिस्टम से। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो उनकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वो डिवाइसेस बनाई गई हैं, क्या उनकी मेकिंग है या क्या उनकी फंक्शनिंग है, बहुत सी चीज़ें इन डिवाइसेस की, इन कंपोनेंट्स की फिर डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। The data transfer rates handled by these devices are also different. तो देखें, जब डिवाइसेस एक जैसी नहीं हैं, वो अलग हैं एक दूसरे से, उनके फंक्शन भी, काम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई एक खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है तो दूसरी डिवाइस कोई और खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। जैसे प्रिंटर हमारे पास एक पेज को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, जबकि हमारे पास कीबोर्ड से हम क्लिक्स करते हैं, हम कीज को क्या करते हैं, कीज हम कमांड देते हैं, कीज प्रेस करते हैं हम की। तो इस तरह हमारे पास माउस से हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, क्लिक्स परफॉर्म करते हैं। हर एक डिवाइस का काम दूसरे से मुख्तलिफ है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी वजह से दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। तो डेटा के जो फॉर्मेट्स हैं, डेटा को इनपुट करने के या डेटा आउटपुट देने के, वो इनके फॉर्मेट, वो तरीकाकार भी फिर इनके मुख्तलिफ हैं। क्योंकि डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है एक दूसरे से, इसी वजह से इनके फॉर्मेट्स ऑफ डेटा भी डिफरेंट हैं। It is not possible to connect all these devices directly to the system bus due to these differences। कह रहे हैं कि फिर जब इतनी ज़्यादा चीज़ें इनकी आपस में डिफरेंट हैं, इनके डेटा रेट्स डिफरेंट हैं, इनके डेटा फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है डिफरेंट डिवाइसेस की, तो सारे के सारे डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, डेटा बस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि सारी डिवाइसेस को डेटा बस से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फिर उन डिफरेंसेस को डेटा बस कैसे हैंडल करेगी, सारी अपनी उसकी फंक्शनिंग वहाँ, उसका टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा डेटा बस का। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सीपीयू टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली। अब सीपीयू के लिए भी ये काम बहुत मुश्किल है कि वो इन डिवाइसेस को डायरेक्टली क्या करे, कंट्रोल करे। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता सीपीयू डायरेक्टली? क्या उसकी पावर नहीं है, क्या कैपेसिटी नहीं है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं वो इनको कंट्रोल करता? क्योंकि सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है। हमें पता है कि हमारे पास सिस्टम का जो टाइम है, जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें कोई डिले नहीं आना चाहिए। हमें पता है सीपीयू का टाइम अगर वेस्ट होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सीपीयू का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी यूजलेस टास्क में किसी भी टाइम बिजी नहीं होना चाहिए। सीपीयू को हर वक्त कोई ना कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करते रहना चाहिए। तो हमारे पास सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाता है अगर वो इन डिवाइसेस के साथ निपटता रहे डायरेक्टली। आप ये कह लें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर
अरेंज करता रहे, नंबर देता रहे पेशेंट्स को कि इसका इतना नंबर है, इसका इतना नंबर है, तो उसका वो जो चेकिंग टाइम होगा, जो उसका काम उसे करना चाहिए, एक्चुअल जो उसकी ड्यूटी है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से फिर हमारे पास क्या है, suppose a CPU waits for the completion of an IO operation, it cannot perform any other task during this time, it affect overall performance of the computer। कह रहे हैं कि जब सपोज करें कि CPU का कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, या कैसे CPU इनको क्यों डिफिकल्ट है सीपीयू के लिए कंट्रोल करना, वो ये है कि सपोज अगर किसी डिवाइस ने आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करना है, तो सीपीयू अगर वेट करता रहेगा उनके लिए, तो उस टाइम के दौरान में सीपीयू ने जो भी अपना टास्क परफॉर्म करना था, सीपीयू ने जो भी अपना काम करना था, वो सीपीयू नहीं कर पाएगा, और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी, सीपीयू वेट करता रहेगा चूंकि, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए कह रहे हैं, अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट आईओ यूनिट इज यूज्ड टू अवॉइड ऑल दीज डिफिकल्टीज। फिर एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसे आईओ यूनिट कहते हैं। ये सारी डिफिकल्टीज, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे वेट करना, ये डिलेज तक इंतजार करना, ये सारी चीजें कौन सा कंपोनेंट हैंडल करेगा, वो आईओ यूनिट जो होगा, वो सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ये वेट्स करना और सारा का सारा ये डील करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस। तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो हमारा आईओ यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, जो कि हमारा टॉपिक भी है, ये इनपुट आउटपुट यूनिट जब हमारा इंटरफेस के तौर पे बिहेव करेगा, एज अ ब्रिज बिहेव करेगा, एज अ मिडल मैन वर्क करेगा जब वो सीपीयू के दरमियान और आईओ डिवाइसेस के दरमियान, तो हमारी ये मुश्किलें थोड़ी सारी आसान हो जाएंगी। सीपीयू की आप कह लें मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इट कैरीज आउट आईओ टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू डायरेक्टली। सीपीयू को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बगैर वो क्या करेगा, जितने भी आईओ टास्क होंगे वो कैरी आउट करेगा, उनको देखेगा कि किससे इनपुट लेनी है, किसको आउटपुट देनी है, किसका वेट करना है, किसका वेट नहीं करना है। वो सीपीयू को इन्वॉल्व इस सारे टास्क में नहीं करेगा, डायरेक्टली आईओ यूनिट ये काम कर लेगा। द आईओ यूनिट इज कनेक्टेड टू द बस। फिर आईओ यूनिट किससे कनेक्ट होगा, बस से कनेक्ट होगा। The processor and all other devices are connected to the I/O unit। और फिर प्रोसेसर और बाकी जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो कनेक्ट होंगी किससे, I/O यूनिट से कनेक्ट होंगी। तो यहाँ बात क्या हुई हमारे पास कि I/O यूनिट ने ये काम आसान कर दिया कि हमारे पास जो होना था कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होना था, अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट होता इन I/O डिवाइसेस से, ये सारी डिफिकल्टीज अवॉइड करने के लिए इनपुट आउटपुट यूनिट माउंट किया गया, लगाया गया सिस्टम में, और इनपुट आउटपुट यूनिट सारे आईओ ऑपरेशंस को डायरेक्टली कैरी आउट करता है, जिससे सीपीयू का टाइम हमारे पास वेस्ट नहीं होता, और प्रोसेसर भी फिर और सारी डिवाइसेस भी आईओ यूनिट से कनेक्ट होती हैं। आईओ यूनिट डिवाइसेस का काम भी आसान करता है, उनसे इनपुट आउटपुट को डील करके आगे प्रोसेसर को दे देता है, सारा टास्क ये खुद परफॉर्म करता है। तो ये देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईओ यूनिट क्या है, हमारे पास यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे पास आईओ यूनिट की। इट मॉनिटर द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। वो अब खुद चेक करता है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनकी स्टेट क्या है, वो अभी किस पॉइंट पे हैं, क्या काम कर रही हैं, वो डेटा को रिसीव कर रही हैं, सेंड कर रही हैं, कोई हमें इनपुट देना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, आईओ यूनिट ही देखेगा। इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। हमें पता है कि प्रोसेसर की स्पीड तेज़ होती है और आईओ डिवाइसेस की जो स्पीड है वो स्लो होती है। तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है इसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, इसको आईओ यूनिट कोऑर्डिनेट करेगा। आप कह लेंगे एज अ ब्रिज, एज अ इंटरफेस वर्क करेगा हमारे प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के दरमियान। तो यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि आईओ यूनिट भी इंस्टॉल्ड है, हमारे पास रैम भी है और सीपीयू भी है। तो आईओ यूनिट हमारा क्या करेगा, ये बसेस से भी कनेक्ट होगा और ये हमारा फैसिलिटी क्या सीपीयू को भी प्रोवाइड करेगा कि एज अ मिडल मैन वर्क करके, एज अ इंटरफेस वर्क करके सीपीयू की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारे पास था कि आईओ यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आईओ यूनिट क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आप कह लें। मुझे पता है कि थ्योरी थोड़ी समझना, थ्योरी को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, ड्राई होती है ये थोड़ी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी आपको, डेटा ट्रांसफर किस तरह से होते हैं या डिवाइसेस किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो किस तरह डेटा ट्रांसफ़र करती हैं कंप्यूटर के साथ। Different peripheral devices are used to transfer data to computer. The speed of these devices is much slower than the processor. कह रहे हैं कि अभी ये बात हमने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस की कि हमारे पास प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और बहुत स्लो होती है पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड। अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम मे बी वेस्टेड इफ द प्रोसेसर वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डेटा ट्रांसफर। और बहुत ज़्यादा टाइम हमारे फिर सीपीयू का वेस्ट हो सकता है इस चीज़ की वजह से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर डेटा इन सच अ वे दैट सीपीयू टाइम may not be wasted while data is being transferred from peripheral devices to the computer। कहते हैं ये चीज़ फिर मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो। जब हमें पता है जब कि पेरिफेरल डिवाइसेस का डेटा रेट बहुत स्लो है तो फिर इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि डेटा हमारा जब ट्रांसफ़र हो रहा हो तो सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो द टू मेन वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर आर एज फॉलो। दो मेन तरीक़ाकार हैं, मेजर दो तरीक़ाकार हैं, एक है इंटरप्ट्स और एक है डीएमए। तो इस ज़रिए से इन तरीक़ाकार से इन वेज में डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट्स को। इंटरप्ट्स क्या है? एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल। इंटरप्ट क्या है? हमारे पास एक सिग्नल है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशू अ कमांड टू आईओ डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? इंटरप्ट एक सिग्नल होता है। बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ, डेटा ने कैसे ट्रांसफर होना है। तो अगर हम इसको देखें कैसे ट्रांसफर होना है तो फर्स्ट टेक्निक आ गई इंटरप्ट। इंटरप्ट एक सिग्नल है। इंटरप्ट ने क्या करना है इस स्कीम में? ये होना है प्रोसेसर एक कमांड देगा आईओ डिवाइस को फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। प्रोसेसर ने कमांड दी कि इनपुट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। द डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी। आप समझ लें, आप एक मैसेज भेजा गया, एक क्या कमांड भेजी गई, एक सिग्नल भेजा गया किसकी तरफ से? प्रोसेसर की तरफ से, सीपीयू की तरफ से कि ये कमांड, ये टास्क परफॉर्म किया जाए। ये कोई आईओ टास्क भी हो, इनपुट टास्क भी हो सकता है और कोई आउटपुट टास्क भी हो सकता है। तो आगे से क्या करेगी? जो हमारी जो भी डिवाइस होगी वो आईओ डिवाइस जिसको ये कमांड भेजी गई है वो ये करेगी, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगी। वो जो सिग्नल जनरेट करेगी उसे इंटरप्ट सिग्नल कहा जा रहा है। वो सिग्नल किसके पास जाएगा? प्रोसेसर की तरफ जाएगा। और कब इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा? जब वो डिवाइस रेडी हो जाएगी वो टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो सीपीयू इस तरह क्या होगा? सीपीयू वेट नहीं करेगा, सीपीयू बस एक सिग्नल जनरेट कर देगा। वो सिग्नल हमारा चला जाएगा किसके पास? हमारी जो भी डिवाइस है जिसको आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। और जब वो सिग्नल हमारे पास वापस आएगा, आप ये कह लें वो इंटरप्ट सिग्नल, वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वापस आएगा कि डिवाइस रेडी है, उस टाइम सीपीयू सस्पेंड करेगा। सीपीयू सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव एन इंटरप्ट। सीपीयू उस टाइम अपने बाकी काम रोकेगा, स्टॉप करेगा जिस टाइम से वो सिग्नल वापस आएगा, इंटरप्ट सिग्नल वापस आएगा। सीपीयू देन परफॉर्म आईओ ऑपरेशन और एट वंस फिर फौरन से सीपीयू वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, चाहे उसे कोई इनपुट लेनी है, रीड करनी है या आउटपुट देनी है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे वो जो टाइम वेस्ट होना था कि सीपीयू वेट करता रहे आईओ ऑपरेशन का और डिवाइस कहीं और बिजी रहे, वो नहीं होगा, बल्कि सीपीयू जस्ट एक सिग्नल जनरेट कर देगा, एक कमांड भेज देगा और जब उसको वो सिग्नल वापस आएगा, इंटरप्ट का सिग्नल आएगा कि डिवाइस रेडी है, उस टाइम एट वंस फौरन से सीपीयू क्या करेगा? अपना सारा काम, अपना सारे टास्क स्टॉप करके और आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे हम देख लेते हैं। इसके दो एडवांटेजेस हमें बताएंगे हैं।
कि इसका फ़ायदा ये है, इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर। फिर इस स्कीम में कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं चाहिए जिसमें कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर आपको लगाना पड़े जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करे। जैसे कि हम कह रहे थे कि आईओ यूनिट को माउंट कर दिया जाए, वो एज अ मिडल मेन वर्क करे, वो कनेक्ट करवाए प्रोसेसर को और आउटपुट डिवाइसेस को। तो इस इंटरप्ट के तरीकाकार में ये एक स्कीम बताई गई है ना कि किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है हमारी डिवाइसेज और हमारे सीपीयू के दरमियान। तो इस इंटरप्ट के तरीकाकार में आपको कोई एडिशनल दरमियान में कोई हार्डवेयर, कोई यूनिट एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। जाहिर है ये आसान और सादा तरीकाकार है, क्योंकि जब कोई हार्डवेयर नहीं है, उसको मैनेज नहीं करना, उस पर काम नहीं होने, तो फिर ये आसान तरीकाकार है, सिंपलर तरीकाकार है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन सीपीयू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन। फिर एक इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है कि जब सीपीयू परफॉर्म करेगा आईओ ऑपरेशन, तो फिर उसमें क्या हो रहा होगा, सारी की सारी एक्टिविटीज सीपीयू की क्या हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। जितनी देर वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा उतना टाइम सीपीयू का वेस्ट हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। फिर सीपीयू की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीपीयू को ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिस टाइम वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस टाइम तो वो अपनी एक्टिविटीज सस्पेंड कर रहा है ना। हमने यहाँ देखा कि सीपीयू सस्पेंड कर देता है एक्टिविटीज, तो इस सस्पेंड की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी ज़रूर रिड्यूस होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है वो है डीएमए। डीएमए स्कीम में भी यही चीज़ डिस्कस की जाएगी कि पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर की तरफ कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा। और डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कहा जाता है। इट यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज डीएमए कंट्रोलर। यहाँ एक हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होता है, यहाँ हमारे पास इंटरप्ट में कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज नहीं हुआ था, यही इसका एडवांटेज था। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होता है जिसे डीएमए कंट्रोलर कहा जाता है। दिस स्कीम ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस विदाउट यूजिंग सीपीयू। और इस स्कीम में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है किसके दरमियान, मेन मेमोरी के दरमियान और आईओ डिवाइसेस के दरमियान विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ, और हमारी मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस आपस में डेटा ट्रांसफर कर लेती हैं। The processor issue IO command when data transfer is required। और जब प्रोसेसर को चाहिए हो डेटा, वो कोई IO कमांड इशू करता है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। और प्रोसेसर को जब भी कोई IO ऑपरेशन चाहिए करना है, वो क्या करेगा, एक कमांड जनरेट कर देगा, और कमांड जनरेट करने के बाद वो अपने बाकी टास्क परफॉर्म करता रहेगा। द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। और डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के दरमियान। द आईओ यूनिट इशू अ सिग्नल टू सीपीयू व्हेन डेटा ट्रांसफर इज कंप्लीट। और फिर आईओ यूनिट सीपीयू को क्या करेगी, वो एक कमांड जनरेट कर देगी, वो एक सिग्नल जनरेट कर देगी जब डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास डिफरेंस आया इसमें कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमारा जो डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डीएमए कंट्रोलर जो था, उसने क्या करना है, ये मेमोरी का कंट्रोलर है, इसने आईओ डिवाइसेस से क्या कर लेना है, डेटा ट्रांसफ़र कर लेना है। और हमारे सीपीयू ने क्या करना है, हमारे प्रोसेसर ने क्या करना है, जस्ट कमांड इशू करनी है कि ये डेटा ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड है। और कमांड इशू करने के बाद वेट नहीं करना या अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड भी नहीं करना और डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना, बल्कि अपने काम में बिजी, जस्ट कमांड इशू करनी, अपने काम में बिजी हो जाना है। डेटा कौन ट्रांसफ़र करने में बिजी हो जाएगा, आईओ डिवाइसेज और हमारा जो डीएमए कंट्रोलर है वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र करने में बिजी हो जाएंगे। और जैसे ही डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगी तो एक हमारा सिग्नल जाएगा, एक आईओ यूनिट की तरफ से सिग्नल जाएगा सीपीयू को कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें, फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमारे पास दिस स्कीम इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। इसमें क्या हुआ, अब सीपीयू ने सस्पेंड नहीं की, जिस तरह वो इंटरप्ट वाली स्कीम में सस्पेंड करता था अपनी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज सस्पेंड करके और फिर वो क्या करता था, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता था, तो उसका पूरा टाइम वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इसकी रिड्यूस होती थी, क्योंकि जब उसे सिग्नल आता था इंटरप्ट का तो वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करके डेटा ट्रांसफर करने लग जाता था या आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाता था। लेकिन जो हमारी डीएमए स्कीम है, इसमें सीपीयू ने कमांड इशू करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपने टास्क में बिजी हो जाना है, अपनी प्रोसेसिंग में बिजी हो जाना है और मेमोरी और आईओ
जो हमारी यूनिट है मेमोरी और आईओ डिवाइसेस जो है हमारी, उनके दरमियान क्या होते रहना है, डेटा ट्रांसफ़र होते रहना है। और जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा वो सीपीयू को, आईओ हमारी जो डिवाइसेस हैं वो सीपीयू को सिग्नल जनरेट कर देंगे, भाई डेटा इज ट्रांसफर्ड, और इस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस सीपीयू की इंक्रीज होगी, बिकॉज सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशन, क्योंकि सीपीयू ने कंप्लीट होने का भी वेट नहीं करना कि आईओ ऑपरेशन अब स्टार्ट हो गया है और अब कंप्लीट हो गया, इस चीज़ का भी इसने वेट नहीं करना। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर मोर हार्डवेयर, कि इसमें देखें फिर हमें डीएमए कंट्रोलर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स भी है और इसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। बड़ा इजी सा मजे का टॉपिक है कि एक स्कीम है और डीएमए हमारे पास दूसरी स्कीम है। इंटरप्ट में एक इंटरप्ट सिग्नल जाता है जब सीपीयू को कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, आप आई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देता है, जबकि डीएमए में सीपीयू अपनी एक्टिविटीज़ को किसी भी टाइम सस्पेंड नहीं करता। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। अब सीपीयू से मेमोरी में कैसे डेटा जाता है इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं, और हमारे पास इसके 4 स्टेप्स हैं। डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस एंड डेटा बस। एड्रेस बस और डेटा बस को यूज करते हुए हमारे पास सीपीयू से मेमोरी में डेटा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एज फॉलो, कि जो हमारा प्रोसेस है डेटा ट्रांसफरिंग का किससे सीपीयू से मेमोरी पे, उसके ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस बस। अब अगर डेटा ट्रांसफर होना है सीपीयू से, आप अपने माइंड में एक मैप बना सकते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कभी इस तरह से भूलेंगी नहीं। एज अ स्टोरी आप कह सकते हैं या एज अ मैप आप इसको याद रख सकते हैं कि जब सीपीयू ने मेमोरी को डेटा भेजना है तो क्या हो जाएगा, सीपीयू सबसे पहले मेन मेमोरी का एड्रेस देगा। एड्रेस ऑफ मेमोरी किसको देगा, एड्रेस बस को देगा मेन मेमोरी का। 2 तरह की बसेस यहाँ यूज हो रही हैं, एक है एड्रेस बस और दूसरी है डेटा बस। फर्स्टली जब हमारे पास सीपीयू ने एड्रेस बस को देना है, एड्रेस किसका, मेन मेमोरी का एड्रेस देना है जहां उसने डेटा को ट्रांसफर करना है। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ डेटा लोकेशन ऑन द एड्रेस बस। पहले जहां एड्रेस वो दिया जाएगा जहां हमारा डेटा क्या होना है, जाना है। नेक्स्ट वो एड्रेस दिया जाएगा जहां से डेटा पिक किया जाएगा, डेटा लोकेशन का एड्रेस बस को दिया जाएगा। मेन मेमोरी सी द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। अब क्या होगा, मेन मेमोरी क्या करेगी, फिर मेन मेमोरी जो है वो चेक करेगी एड्रेस, कौन सा एड्रेस दिया गया है एड्रेस बस को, मतलब जो डेटा लोकेशन का एड्रेस बस को दिया गया है वो मेन मेमोरी चेक करेगी, और मेन मेमोरी राइट डेटा टू स्पेसिफाइड लोकेशन इन द मेमोरी। फिर क्या करेगी मेन मेमोरी हमारे पास, जब मेन मेमोरी चेक करेगी कि वो डेटा कहाँ है, वो डेटा का जो एड्रेस लोकेशन का दिया गया है एड्रेस बस को वो कौन सी लोकेशन है, वो चेक करने के बाद मेन मेमोरी ही उस लोकेशन पे जो कि स्पेसिफाई की है सीपीयू ने कि यहाँ मेन मेमोरी पे डेटा राइट किया जाना है, यहाँ मेन मेमोरी को डेटा मिलेगा कि तो मेन मेमोरी क्या करेगी, राइट कर देगी डेटा वहाँ उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे जो कि सीपीयू ने मेंशन की थी एड्रेस बस को। तो ये बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जिनसे डेटा ट्रांसफ़र होता है सीपीयू से मेमोरी को। और यहाँ हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखें, अपनी प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, लेक्चर्स टॉपिक्स को अच्छे से समझें। अल्लाह हाफ़िज़।